आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन जिसे दर्पण सूत्र कहा जाता है, या फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु के बीच की दूरी संबंध स्थापित करें। तो दर्पण सूत्र होता है क्या? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दर्पण सूत्र कहा किसे जाता है कि जब फोकस दूरी जिसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित कर रहे हैं, प्रतिबिंब की दूरी जिसे भी से प्रदर्शित किया गया है, और वस्तु की दूरी जिसे यू से प्रदर्शित किया गया है, यानी फोकस दूरी, ठीक ना। अगर हमसे पूछा जाए कि दर्पण सूत्र है क्या, तो वैसा सूत्र जिसमें फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की बीच की दूरी के संबंध को स्थापित किया गया है, वही हमारा जो है दर्पण सूत्र है। तो इस प्रश्न को दर्पण सूत्र कहा जाता है। ये जो हमारा दर्पण सूत्र है, जो हमें एक नंबर के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है, या फिर अगर हमसे सिर्फ ये बात पूछे कि अवतल दर्पण में इसका व्यंजक प्राप्त करना है, या फिर हमें पूछ सकता है कि उत्तल दर्पण में इसका व्यंजक प्राप्त करें, या फिर अगर किसी भी दर्पण का अगर नाम नहीं ले तो हमें जिस दर्पण में अगर सिद्ध करने आता है, जो हमें सरल लगता है, आसान लगता है, हम उसमें क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसमें देखते हैं कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण होता है क्या कि वैसा दर्पण जिसके दो परिभाषा हम लोग जान सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसके परावर्तक जो पृष्ठ होते हैं वो धंसे होते हैं, या फिर हम बता सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसके अंदर की ओर क्लई किया, बाहर की ओर क्लई किया, तो इसके हम बाहर की ओर क्लई कर दे रहे हैं, और इसका परावर्तक पृष्ठ जो है वो आपका धंसा हुआ है। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण लेते हैं। इसका चित्र का वर्णन भी करना होगा हमें। तो चित्र का वर्णन हम कैसे करेंगे, समझते हैं कि सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण लिए। दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है जिसे हम ध्रुव कहते हैं, इसका जो केंद्र हुआ जिसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र हो गया ये। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो होकर जो गुजरने वाली जो रेखा हो गई, इस रेखा को जो हम कहते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष से हम कहते हैं। अब यहां पे समझते हैं हम कि इधर जो गया हमारा, इसके आगे जो हो गया से अनंत हो गया, तो अनंत और वक्रता केंद्र, इसके बीच में हम एक सबसे पहले वस्तु को रखते हैं। समझिएगा कि ए बी आपके हमारे पास एक वस्तु है जिसे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है। तो एक जो प्रकाश की जो किरण है वो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। तो जब भी प्रधान अक्ष के समांतर जो किरणें आपतित होती है वो परावर्तन के बाद फोकस से लौट जाती है इस प्रकार से। तो ये जो प्रकाश की जो किरण है वो फोकस से ऐसे लौट गई। एक प्रकाश किरण को अगर हम भेजते हैं वक्रता केंद्र से भेज रहे हैं, तो वक्रता केंद्र से जब भी अगर प्रकाश की किरणें जाती तो परावर्तन के बाद ये वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। तो देखिए जहां पर एक कट रहा है, जहां पे एक कटा दोनों रेखा, उसी स्थान पर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। प्रतिबिंब का नाम हम दे देते हैं ए डैश बी डैश। 90 अंश पे है, 90 अंश पे। एक और हम प्रकाश की किरण को भेजते हैं, ये ध्रुव पर भेजते हैं। तो ध्रुव पर जितने अंश के साथ में प्रकाश की किरणें आपतित होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद ये उतना ही अंश के साथ वापस लौट जाती है। यानी यहां पर आई और आर जो है आपस में बराबर है, जो परावर्तन के दूसरे नियम में। तो सबसे पहले देखिए हम लोग चित्र का वर्णन लिख देते हैं। चित्र का वर्णन हम क्या किए, चित्र का वर्णन, तो चित्र का जो हम वर्णन किए हैं कि एमएन एक अवतल दर्पण है, एमएन एक अवतल दर्पण है, एमएन एक अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु हमारा ए बी है, जिसमें वस्तु ए बी को इधर अनंत और इधर वक्रता केंद्र, वस्तु ए बी को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया
तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, इस जगह का नाम क्या है, तो प्रतिबिंब जो बन रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। तो वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब का नाम लिख लेते हैं पहचान के लिए, a डैश b डैश। वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, फोकस के बीच बनता है। ये तो हम बता दी कि प्रतिबिंब कहां पर हम वस्तु रखें, तो इसका कहां पर प्रतिबिंब बना। अगर यहां पे और समझते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। तो प्रतिबिंब जो है अगर जब दर्पण के आगे बने तो वास्तविक बन रहा है, तो लिख देते हैं कि यह प्रतिबिंब, यह प्रतिबिंब वास्तविक, वास्तविक जब बनता है तो उल्टा बनता है, वास्तविक उल्टा, तथा वस्तु, वस्तु से यहां पे देखिए इसके अपेक्षा ये छोटा है, वस्तु से छोटा बनता है, बनता है। ये हमारा चित्र का वर्णन हो गया। अब हम सत्यापन करेंगे, तो इसका सत्यापन करते हैं हम लोग, यहां से देखते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कैसे सत्यापन करेंगे। थोड़ा सा आप देखिएगा ध्यान से कि यहां पर देखिए ए वाले एक त्रिभुज की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समझते हैं, यानी त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज देखते हैं बी डैश ए डैश सी में। तो क्या हो रहा है कि इसका ए कोण 90 है तो इसका भी ए कोण 90 है। और जब दो रेखा जो होती हैं इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि देखिए कि यहां पर ए जो लाइन है ए लाइन, और देखिए इस प्रकार से ई लाइन, यानी जहां पे एक दूसरे को इस प्रकार से क्रॉस करती है तो ए वाला कोण इसके बराबर होगा, यानी समूह कोण से। तो ई वाला जो कोण है इसके बराबर है, यानी इस त्रिभुज के दो कोण और इस त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है। तो इसलिए ए त्रिभुज समरूप हो गए। तो लिखेंगे कि त्रिभुज, इसका नाम लिखेंगे बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी समरूप है त्रिभुज, देखिए बी डैश ए डैश सी का, बी डैश ए डैश सी है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो जब हम मैथ पढ़ेंगे तो इसमें समझेंगे कि अगर जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा समानुपाती होती है। तो समानुपाती करेंगे, भुजा कहने का मतलब कि लंब है तो इसके बटा में लंब जाएगा, आधार को लेंगे तो उसके बटा में आधार जाएगा। तो यहां पे हमारा लंब जो हो गया ए बी हो गया, तो ए बी, तो इसके बटा में जाएगा लंब ही ए डैश बी डैश, आधार लेंगे ए से सी तक, तो इसमें आधार हो जाएगा ए डैश से सी तक। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब एक और देखते हैं कि जो इसमें समरूप होना चाहिए, समरूप देखते हैं। तो एक हम देखते हैं कि पूरे बड़े त्रिभुज में यहां से लेकर यहां तक इसकी बात करते हैं, बी ए पी की बात करते हैं, तो इसमें ए वाला 90 है और इसमें देखते हैं एक इधर वाले में, तो इसमें ए भी 90 है, एक कोण तो दोनों बराबर हो गए। और दूसरी बात हम जानते हैं कि आई और आर आपस में बराबर होते हैं प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से। तो यानी त्रिभुज जो हमारा, जब दो कोण अगर बराबर हो गए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि त्रिभुज यहां जो है बी ए पी, लिखेंगे कि पुनः त्रिभुज बी ए पी समरूप है, त्रिभुज बी ए पी समरूप हो गया त्रिभुज किसका, बी डैश ए डैश पी का, बी डैश ए डैश पी है। अब देखिए जब दो त्रिभुज अगर समरूप हो, तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो उसी प्रकार से समानुपाती करेंगे तो लंब, लंब इसमें हमारा ए बी हो गया, लंब हमारा ए बी हो गया। इसमें भी देखते हैं कि लंब हमारा क्या हो गया, तो इसमें देखिए लंब हमारा जो हो गया ए डैश बी डैश हो गया, लंब बटा में लंब। आधार देखिए ए से लेकर पी तक है, आधार ए पी हो गया। इसमें अगर आधार की चर्चा करें तो ए डैश से लेकर पी तक है, ए डैश पी हो गया। इसको हम समीकरण 2 कह देते हैं। अब देखिए कि समीकरण 1 का जो एलएचएस है और समीकरण 2 का जो एलएचएस है दोनों एक है। तो जब एलएचएस अगर बराबर है यानी कहने का मतलब कि आरएचएस में भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहां लिखेंगे कि समीकरण
1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो LHS बराबर हो गए तो RHS भी बराबर हो जाएंगे। यानी यहां पर जो हमारा जो हो जाएगा AC बटा में A' बराबर AP बटा में A'। अब इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहली बात है कि जो दर्पण जो है, दर्पण की जो सभी जो दूरी है वो ध्रुव से मापे जाते हैं। तो इसमें देखेंगे किसमें हमारा ध्रुव नहीं है। अगर जिसमें ध्रुव है ही नहीं उसमें हम दूरी को कैसे मापेंगे, तो इसलिए हमको क्या करना है कि उसमें ध्रुव को लाना है। तो अब ध्रुव को हम कैसे लाएंगे, जैसे अगर बात करते हैं AC लिखा हुआ है और ध्रुव का पहचान क्या है, P है, तो जिसमें P है उसको तो हमें कुछ नहीं करना, लेकिन जिसके अंतर्गत P नहीं है उसमें हमें P को ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, जैसे AC आपका है A से C तक, अब इसमें हमको ध्रुव को लाना है। तो AC को अगर हम लोग समझते हैं जो आपका A से C तक है, तो AC को अगर समझिए तो AC में क्या हो जा रहा है कि A से जो C तक है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो पूरा यहां से लेकर यहां तक A से P तक, और फिर क्या करेंगे कि पूरा में से इसको यहां तक हम घटा देंगे। मैंने कहने का मतलब है कि पूरा जो हमारा जो यहां से देखिए इस प्रकार से समझिए AC यहां तक है, यहां तक P है, तो हम क्या करेंगे कि यहां से यहां तक ले लेंगे और फिर यहां से यहां तक इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो पूरा में से जब इतना को काट देंगे तो फिर हमारा वही AC बचेगा। यानी हम P को लाना है। P को क्यों लाना है कि दर्पण की जो दूरी को जो मापा जाता है वो ध्रुव से मापा जाता है और इसमें ध्रुव हमारा है नहीं, तो हम क्या किए कि AP इसको लिख दिए, AP माइनस AP में से C से P तक को हम घटा देते हैं। फिर उसी प्रकार से A', तो A' देखिए यहां से यहां तक है, A' इसका नाम देखिए, C इधर है, C यहां पे है और A' मान लीजिए कि यहां पे, तो फिर A', तो फिर कैसे लिखेगा, C से लेकर P तक में से A', को घटा देंगे, तो क्या लिख देंगे कि CP माइनस A'। इधर वाले में तो हमारा P है ही, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं यहां पे कि चीन परिपाटी का उपयोग करते हैं। तो चीन परिपाटी का हम क्या उपयोग करेंगे, तो चीन परिपाटी का हमारा जो नियम कहता है, समझ के रखिएगा कि जो ध्रुव से जो भी आगे होगा वो माइनस में होगा, इधर जो भी होगा इधर प्लस में होगा, ठीक ना। तो चलिए यहां पे हम चीन परिपाटी के नियमानुसार काम करते हैं, ठीक ना। तो चीन परिपाटी के नियमानुसार, तो चीन परिपाटी के नियमानुसार चलिए सबसे पहले सभी दूरी को मापिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमारा AP है, A से P तक, तो यहां पे हमारा वस्तु रखा हुआ था, यानी हमारी जो हो गई वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को E से डिनोट किया जाता है, तो वस्तु की दूरी, वस्तु लिख दे रहे हैं आपको, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की जो दूरी है P से A तक है, P से A तक है। अब देखिए वस्तु की दूरी को तो U से सूचित किया जाता है, लेकिन देखिए A आगे है, तो आगे जब भी रहेगा तो इसका क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार से इसमें AP हो गए। अब C से P तक, तो C जो है इसका वक्रता केंद्र है, तो वक्रता त्रिज्या ही हो गया, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या है C से P तक, वक्रता त्रिज्या यानी R भी देखिए आपका आगे है, तो आगे है तो माइनस में होगा, और R बराबर जो होता है से 2F होता है। अब चलिए और देखते हैं CPU A', यहां पे देखिए प्रतिबिंब बन रहे हैं, यानी ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की जो दूरी हो गई हमारी A' से P तक, A' से P तक। प्रतिबिंब की दूरी को V से लिखते हैं। अब देखिए A भी हमारा आगे है, A भी क्या चिन्ह हो गया, माइनस में। अब आगे देखते हैं हम लोग समझते हैं। अब हमारे पास क्या निकाल दिए, AP लिख लिए, CP लिख लिए, अब A', लिख लिए, तो यानी यहां पे जितने भी अगर दिए हैं सब लिख लिए हम लोग। अब क्या करेंगे कि इस सभी का मान समीकरण 3 में रख देंगे, तो लिखेंगे कि इन सभी का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखते हैं, तो AP का जो वैल्यू है हमारे पास -U है, तो यहां लिख देंगे -U, यहां पे खुद माइनस है तो लगेगा माइनस, CP का मान है यहां पे -2F, तो यहां पे -2F लिख दिए, बटा
देखिए Cp फिर है -2f, फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लगेगा A P का जो मान है माइनस भी है, तो यहाँ पे माइनस भी। अब देखिए इधर बराबर दे देते हैं, जो बराबर है AP, A से P का जो वैल्यू है -u है, बटा में A P का जो वैल्यू है माइनस भी है, माइनस माइनस हमारा कट गया, ये बच गया हमारा -u, माइनस माइनस हो गया +2f, बटा में हो गया -2f, माइनस माइनस हो गया प्लस भी, यहाँ पे हो गया u बाई भी हो गया। अब यहां से हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये माइनस प्लस माइनस हो गया u भी, यहाँ पे प्लस 2, इसमें इससे गुना करेंगे 2vf बराबर, इधर से इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 2uf, इसमें इससे करेंगे u भी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि u भी को एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, इसको एक तरफ कर देते हैं, तो 2vf ये माइनस में, तो इधर आके हो गया प्लस में 2uf, ये हो गया u भी, ये माइनस में, तो इधर जान के हो गया प्लस में हो गया जाकर। अब देखिए कितना हो गया, इसको हम लिख लेते हैं 2vf प्लस 2uf बराबर u भी हो गया आपका 2uv, ये दोनों से 2 कॉमन हो जा रहे हैं, तो 2 को हम कॉमन कर लेते हैं यहीं पे, तो बच जाएंगे 2, जब कॉमन होगा तो vf प्लस में uf, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, बच गया हमारे पास uv प्लस uf बराबर uv। अब हम क्या करते हैं, हमें इस रूप में लाना है, तो यहां से हम क्या करते हैं कि u भी f से दोनों तरफ भाग दे देते हैं। अगर आप भाग नहीं भी देते हैं तो अगर आप f कॉमन लेकर इसको इधर भेजिएगा तो आएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा सोल्यूशन लॉन्ग जाएगा, इसलिए आप u भी f से भाग दे दीजिएगा। u भी f से दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर, तो भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, vf बटा में हो जाएगा uvf प्लस uf बटा में हो जाएगा uvf, यहाँ पे हो जाएगा uv बटा में हो जाएगा uvf, uv से uv कट गया, uf से uf कट गया, vf से vf, तो 1 बाई u प्लस में 1 बाई v बराबर 1 बाई f, यही हो गया हमारा दर्पण सूत्र। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि दर्पण सूत्र आपको महत्वपूर्ण है, डेरिवेशन इसका, ये आपके एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे तो ये आपको 6 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर किसी प्रकार का अगर कोई आपको दिक्कत लगे, डाउट लगे, तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे। ठीक है, धन्यवाद।